नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। रात के 9:30 बज चुके हैं और मैं आपके मनपसंद टीवी चैनल पंजाब केसरी पर हाजिर हूं। नाम मेरा संजीव शर्मा हो। दिन रात जो खबरें रात के 10:30 से लेकर अब तक हुई हैं उनको लेकर मैं हाजिर हूं। राहुल जी, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? राजेश गंगोत्रा जी नमस्ते जी, प्रोमिल कालिया जी, गुरमीत सिंह जी, पंकज राजपूत जी, यशपाल राव जी, रीना चौधरी, साहिल ठाकुर, ममता जी, राजेश जी, पीके आजाद जी नमस्ते, कुमारी सोनू जी नमस्कार, अनिल चौधरी जी नमस्ते, वर्मा भगवान दास जी, विजय कुमार जी, सभी का स्वागत है जी। प्यारी सी हेलो आई है। कौलदास जी आपका भी स्वागत है। बीनस पुरी जी, रजत कुमार जी, विपिन अत्री जी, विजय कुमार चौधरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का जुड़ाव के लिए। और वर्मा जी, भगवान दास जी, अनिल चौधरी जी, मीना शर्मा जी, रजत कुमार जी, आशीष भुवनेश जी, राजेंद्र अत्री जी, रविंद्र कुमार जी, थैंक यू वेरी मच, विजय कुमार चौधरी, पंकज कुमार, लेखराज शर्मा जी, सबका स्वागत है जी। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए तो हम इसको शुरू करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर चंबा से आ रही है जी। चंबा में अभी अभी भूकंप के झटके आए हैं। ये जो भूकंप है अब से थोड़ी देर पहले 9:21 माफ कीजिएगा 9:13 के आसपास आया है। तो अभी 17 मिनट पहले ये भूकंप के झटके चंबा में महसूस किए गए हैं। ये ब्रेकिंग हम आपको दे रहे हैं। इसका जो सेंटर है, एपी सेंटर है, वो तीसा और बहली जोत के बीच में कहीं बताया गया है। और ये जो भूगर्भीय हलचल है ये धरती से महज 5 किलोमीटर नीचे हुई है। नॉर्मली 10 किलोमीटर के आसपास इस तरह का रहता है। 3.4 जिनकी तीव्रता होती है रिक्टर स्केल पे, ये 5 किलोमीटर के ऊपर है। तो इससे थोड़ा सा जो है जो सूचना आई है सिज्मोलॉजी विभाग से, वो कह रही है कि थोड़ा सा डैमेज है। लोगों ने इसको महसूस किया, थोड़ा सा डैमेज है, लेकिन बहुत ज्यादा अभी सूचना इसको लेकर नहीं है, क्योंकि अभी अभी ये भूकंप आया है। तो चंबा में एक बार फिर से भूकंप के झटके आए हैं। लेकिन दूसरी ओर सरकार को भी लगातार झटके लग रहे हैं, क्योंकि कर्मचारियों के कई संगठन अब उसके खिलाफ मुखर हो गए हैं। जो वाहवाही सरकार पिछले कुछ दिनों से लूट रही थी, अब उसकी जो है मीन मेख जो है वो निकलने शुरू हो गए हैं। और संयुक्त कर्मचारी महासंघ के बैनर तले अब आज 10 और नए जो संस्थान है, नई जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जुड़ी हैं, और ये 25 से बढ़कर 35 हो गए हैं। ये लगातार कुछ खामियां जो नए वेतन आयोग की नए वेतनमान जो जारी हुए उनकी खामियों को गिना रहे हैं, वो जो है उसको कर रहे हैं। क्या है ये पूरी चर्चा करेंगे, क्योंकि संयुक्त कर्मचारी महासंघ का दायरा जो है अब 25 से 35 संगठनों तक चला गया। और ऐसी स्थिति में जो कुछ चुनिंदा संगठन, हालांकि वो है, वो भी महासंघ, कर्मचारी महासंघ हम नहीं कह रहे, वो भी कर्मचारी को पसंद करते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी है अब उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं कि आखिर वो क्यों सरकार की हाँ में हाँ मिला रहे हैं और क्यों सरकार को वस्तु स्थिति से अवगत नहीं करा रहे हैं। इसकी भी चर्चा करेंगे। केंद्रीय मंत्रियों के संग आज जयराम ठाकुर लगातार मिल रहे हैं और कल वो वापस आएंगे। और कैबिनेट प्रीपोन हो गई है। कैबिनेट अब ये 3 फरवरी के बजाय 31 जनवरी को होगी। क्यों ऐसा होगा, इसकी भी चर्चा करेंगे। एनएचएम का आंखें खोलो सरकार अभियान जो है अब जोर पकड़ गया है। आज दिन भर हम आप उसको तस्वीरें दिखाते रहे, चंबा से लेकर जो है ऊना तक, कुल्लू से लेकर किन्नौर तक, और पांवटा से लेकर नूरपुर तक, ये सारी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आज उसकी भी चर्चा करेंगे। पुलिस के जवान अब आधे न्याय से परेशान हो उठे हैं, क्योंकि राहत के बजाय उनका दर्द और बढ़ गया है। उधर ग्रामीण पंचायत वेटनरी असिस्टेंट जो ग्रामीण पशु चिकित्सा सहायक है, वो उनका संयम भी टूट रहा है और 3 को उन्होंने भी हड़ताल का आह्वान किया है। इसी बीच में एड्स कंट्रोल सोसाइटी के लोग भी अब सरकार को ये कहना चाहते हैं कि बहुत हुआ सरकार, अब हमारे लिए भी कुछ ऐसी नीति बनाओ कि हम लोग भी जो है बाकी कर्मचारियों की तरह थोड़े ज्यादा वेतनमान के साथ जी सके, क्योंकि उनको भी एनएचएम की तरह ही जो है लमसम पे रखा जाता है और उसके बाद कोई नीति बनती नहीं है और वर्षों एक तरह से उनका शोषण होता जाता है। शुरू में कोई भी बेरोजगार ये नहीं देखता, इन चीजों को नहीं देखता है, जाहिर सी बात है उसका फिर एक ही ध्येय रहता है कि जैसे जैसे रोजगार मिल जाए, लेकिन बाद में जब रूल्स फ्रेम नहीं होते तो अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है। ये तमाम चर्चाएं करेंगे और एक एक करके जो इस पे पूरे आएंगे। कोविड की बात सबसे पहले आज करेंगे। कोविड को लेकर बस मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा जी कोविड को लेकर। उसके बाद हम सीधे जो है आज के बाकी जो कर्मचारियों के साथ जुड़े मुद्दे हैं उसको लेंगे। आज हम पहली बार जो है जो सामान्य कर्मचारियों के जो महासंघ है ओवरऑल उसकी बात को ले रहे हैं। हम लंबे अरसे से इस चीज को देख रहे थे क्या चल रहा है मीडिया में, क्या नहीं चल रहा है, तो अंततः हमने फैसला किया कि अब इस चीज पे जो है
थोड़ा इस चीज को भी टच किया जाए। आधा अधूरा हाथ हम नहीं डालते, आपको मालूम होगा, इसलिए हम पूरी तैयारी के साथ चलते हैं और आज जो है हम उसका शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कोविड की। आज 1820 नए केसेज आए हैं, 2618 ठीक हुए हैं। एक्टिव केसेज हमारे यहाँ घट के जो है पिछले कल के मुकाबले भी घट गए हैं। कल 11,144 से 10,336 रह गए हैं। आज सैंपल फिर भी 10,000 नहीं हुए, 9,982 पे रुक गया मामला। आप इसको राउंड फिगर में चाहे तो कह सकते हैं। लेकिन मौतें लगातार अपना जो हायर रेट है वो बनाए हुई हैं। आज फिर 7 मौतें हुई हैं, पिछले कल 8 हुई थी, आज 7 मौतें हुई हैं और आज भी काफी यंग डेथ हुई है। और आज जो डेथ हुई है उसमें सोलन में ही 4 डेथ हुई हैं। 60 साल के एक मेल है, 68, 59 और 72 साल की फीमेल, ये 4 डेथ सोलन में हुई है। मंडी में 2 डेथ हुई हैं और अनफॉर्चुनेटली दोनों की उम्र 38 साल है और ये हमारा जो सरका घाट और बलदौड़ा वाला इलाका है वहां के रहने वाले ये युवक थे और इनकी जो अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई है। हालांकि कहा यह जाता है कि कोमोर्बिडिटीज इनको थी, लेकिन हम भी तो यही कह रहे हैं कि अब जो तीसरी लहर है वो उनके लिए घातक है, जो या तो वैक्सीनेटेड नहीं है, जो बच्चे हैं यानी 15 साल से नीचे वाले, या फिर जो कोमोर्बिडिटी का शिकार है, तो उनको बहुत ज्यादा जो है सतर्क रहना होगा। एक डेथ हमीरपुर में हुई है, ये भी यंग डेथ थी, 48 ईयर्स के मेल की डेथ हुई। तो कुल मिला के 8 डेथ हुई है। बिलासपुर में जो है 127 लोग पॉजिटिव आए हैं, चंबा में 50, हमीरपुर में 198, कांगड़ा में 336, किन्नौर में 46, सोलन में 150, कुल्लू में 83, मंडी में 288 और शिमला में 259, सिरमौर में 191, अब ये बढ़ सकता है, आंकड़ा 200 भी जा सकता है, और ऊना में 128। तो जो चंबा के 50 लोग पॉजिटिव आए हैं जी, उनमें सिटी के 15 हैं, चंबा मेडिकल कॉलेज के 6 हैं, सलूनी, भंजराड़ू, तीसा, सिहुता, टुंडी, बाड़ी, भमाड़, यहाँ से 6 लोग हैं, और सुंडला, इन इलाकों से मूल रूप से जो है केसेज आए हैं। बनीखेत से भी 6 केसेज आए हैं, डलहौजी से भी 2 केसेज आए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कांगड़ा की, तो कांगड़ा में जो हमारे पास 336 केसेज आए हैं, धर्मशाला से 43, पालमपुर से 38, कांगड़ा से 29, नगरोटा बगवा वाले इलाके से 10, बैजनाथ वाले इलाके से जो है 12 केसेज आए हैं, फतेहपुर वाले इलाके से 8, नूरपुर से 14, शाहपुर वाले से 7, जयसिंहपुर वाले से 11, और इसके अलावा जो कुठाड़ गांव है कोई 4 वहां से आए हैं, और बड़ो से 8 लोग आए हैं पॉजिटिव, परागपुर से 6, और गंग की जो तिब्तिन कार्यालय है मैकलोडगंज में 6 आज फिर आए हैं, वहां से दाड़ी से 6 आए हैं, और भड़वार, खैरा, धीरा से 8 आए हैं, खैरा से 6 आए हैं। इस तरह से ये मामला जो है अर्थ गांव से 3 आए हैं, संघोल जगह है वहां से भी 4 हैं, यूलकंड से भी 6 आए हैं जी। मंडी में हमारे पास आज जो केसेज आए हैं वो उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले चर्चा कर लेते किन्नौर की। किन्नौर में 44 नए मामले आए हैं, जिसमें से जो है 5 सांगला से, 6 चांगो से, 4 बड़ा से, बड़ा कंबा से 3, भावानगर से 3, तिलंगी से 2, पुनुंग से 2, मुरंग से 2, पू से 2, शुदरंग से 2 जो है, और चारंग से। इसके अलावा HPCL, काशिंग, दाखो, चवांग, कटगांव आदि से जो है मामले आए हैं, और डेट, सुंगरा, कल्पा, रक्षम, टापरी, यहां से भी एक, रामनी, नागनी, ग्रादे, यहां से भी एक केस आया है। कुल मिला के 44 केसेज आए हैं। और लेकिन जिस तरह से बिखराव हुआ है केसेस का, वो एक चिंताजनक बात हो सकती है हमारे लिए, क्योंकि ये पूरे जिले में अब फैल गया है। 127 केसेज आए हैं बिलासपुर में जी, और इसमें जो है 31 पॉजिटिव आए हैं सदर ब्लॉक से, 36 पॉजिटिव आए हैं मार्कंड ब्लॉक से, 7 पॉजिटिव आए हैं नैना देवी हेल्थ ब्लॉक से, 33 पॉजिटिव आए हैं घुमारवी हेल्थ ब्लॉक से, 20 पॉजिटिव आए हैं झंडूता ब्लॉक से, ब्यास हॉस्पिटल से कोई नहीं, NR हॉस्पिटल से कोई नहीं। कुल मिला के 127 लोग जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं जी वहां पे। सोलन की बात कर लेते हैं जी। सोलन में आज 4 डेथ हुई हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक 68 साल की फीमेल है, 72 साल की फीमेल है, 60 साल के मेल और 59 साल की फीमेल है। इसके अलावा जो केसेज हैं 150 आए हैं एग्जैक्ट वहां पे। 20 केस सोलन टाउन के हैं, 21 केस नालागढ़ ब्लॉक के हैं, 65 केस धनपुर ब्लॉक के हैं, 10 केस सारी ब्लॉक के हैं, 25 केस हरकी ब्लॉक के हैं, 2 केस जो है चंडी ब्लॉक के हैं, और 7 केस जो है अदर्स में है। 150 केसेज आज सोलन में आए हैं जी। और मंडी की बात करें तो मंडी में 288 केसेज आए हैं जी आज। करसोग से 20 हैं, बल से 40 हैं। बल वाले पूरे इलाके इसमें नेरचौक मेडिकल कॉलेज भी शामिल है, और गगाल, ये कनाड, ये सारे जो बल का एरिया है उसमें रिवाल्सर भी शामिल है। और अभिलाषी जो संस्थान है शिक्षा का, वहां से भी जो है 6 केसेज आए हैं। इसके अलावा जो है नालग से 4 आए हैं, सिटी से जो है 30 केस आए हैं, और इसमें स्कूल बाजार से 2 केस हैं, सूड़ा मोहल्ले से केस है, टारना से केस है, हॉस्पिटल रोड से, जेल रोड से, सनैरडी, खलियार, पड्डल, कोटली, यहां से केसेज है। रत्ती से 4 केसेज आए हैं, सरका घाट, बलदौड़ा वाले एरिया से 29 केसेज आए हैं। 2 डेथ मैंने आपको बताया वहां की हुई है। और अगर आप उसका जो मेरे से एग्जैक्ट
गांव जाना चाहते तो एक अंबला गलू है, ये बलद्वाड़ा में है, और दूसरा जो है रसेड़ मसेरन है, ये सरका घाट का गांव है। दोनों युवकों की जो है उम्र जो है वो 38-38 साल है जी। और इसके अलावा भुंतर नगवाई आउट वाले एरिया से 18 केसेज हैं। गोपालपुर धर्मपारा से धर्मपुर वाला एरिया जो है दोनों को मिला के 15 केसेज हैं। जर्र कॉलोनी पंडोर से और पंडोर शहर से जो है 6 केस जो है वो आए हैं जी। और इसके बाद हम रुक करेंगे हमीरपुर का। हमीरपुर में जो 196 केसेज आज आए हैं, जिसमें से 42 जो है वो टोनी देवी ब्लॉक में, बड़सर ब्लॉक में 22, भोरंज ब्लॉक में 23, 13 नदौन ब्लॉक में, 14 सुजानपुर में, 13 गलोड ब्लॉक में हेल्थ ब्लॉक में, 62 हमीरपुर हेल्थ ब्लॉक में। कुल मिला के 189 है और 7 लोग जो है आरटीपीसीआर पे आए हैं, तो 196 लोग जो हैं वो आज पॉजिटिव आए हैं हमीरपुर में जी। कुल्लू की बात करें तो कुल्लू में जो है 83 लोग पॉजिटिव आए हैं। नगर ब्लॉक में 14, जरी ब्लॉक में 40, 9 निर्मल ब्लॉक में, आनी में 18 और बंजार ब्लॉक में 2 पॉजिटिव आए हैं जी। कुल मिला के 83 पॉजिटिव आए हैं। और ये शिमला की बात कर लेते हैं हम लोग अब। और शिमला में जो 259 लोग पॉजिटिव आए हैं, इसमें आईजीएमसी से ही 20 लोग पॉजिटिव आए हैं, 10 लोग संजौली से हैं। मोटे मोटे में जो ले रहा हूं है मशोबरा से 17 है, बाकी जगह से छोटा शिमला, बाकी जो लोकल सबर्ब हैं विकास नगर, कसुमटी, न्यू शिमला, 2-2, 2-2, 3-3 केसेज यहाँ से हैं। कोटखाई से 30 केसेज हैं, सुन्नी से 9 केसेज हैं, कुमारसैन से 13 है, टिक्कर से 9 है, नेरवा से 29 है, रामपुर से 35 है, ननखड़ी से 5 है और खनेरी से 7 केसेज हैं। इसके अलावा सोलन के 8 लोग भी पॉजिटिव पाए गए शिमला में, सिरमौर के 2 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये 259 केसेज जो है शिमला के पॉजिटिव पाए गए। हालांकि गवर्नमेंट का जो बुलेटिन है वो 229 बता रहा था। तो ये डिटेल जो है वहां से आई है। अब बात कर लेते हैं जी बाकी मुद्दों के ऊपर आ जाते हैं। ये मोटा मोटी डिटेल होगी आपके पास। ऊना में 128 केसेज आए हैं, इसमें जो है गगरेट वाला जो हेल्थ ब्लॉक है और अंब और घनारी तहसील खासतौर से 70 केस वहीं से आए हैं 128 में से। थाना कला वाले हेल्थ ब्लॉक में से जो है 12 केस आए हैं, सदर से 30 केस हैं और बाकी केस जो है वो हरोली और बाकी दूसरी जगहों के हैं जी। तो 128 जो है ऊना के केसेज आए हैं अभी तक। इसमें जो है थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। अब बात तो दूसरी खबरों की करेंगे जी। कैबिनेट प्रीपोन हो गई है। कैबिनेट का जो एजेंडा माफ कीजिएगा जो डेट थी वो 3 फरवरी थी, लेकिन अब उसको प्रीपोन कर दिया, अभी 31 जनवरी को हो जाएगी। उसके पीछे जो मुख्य रीजन है वो यही है कि एक तो कर्मचारियों में बहुत ज्यादा असंतोष है कुछ चीजों को लेकर, तो कुछ चीजों को कैबिनेट जो क्लियर करना चाहती है। दूसरा मेनली जो हमारी बंदिशें हैं जो कैबिनेट ने एक्सटेंड कर दिया था उनको एज इट इज 31 तक, उन पे फैसला होना है कि स्कूलों का क्या करना है क्या नहीं करना है। हालांकि मुख्यमंत्री ये संकेत दे चुके हैं कि 5 फरवरी तक तो कॉलेजेस भी बंद हैं, तो स्कूल भी शायद 5 तक बंद रहे, लेकिन फिर भी रिव्यू होगा तो उसमें जो होगा वो देखा जाएगा। तो मूल रूप से कैबिनेट जो 31 तारीख को उसमें ये रिव्यू होगा और आउटसोर्स को लेकर भी उसमें कोई बड़ी फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि कल भी एक बैठक आउटसोर्स कमेटी जो बनाई मंत्री की अध्यक्षता में, मंत्रियों की 3 मंत्रियों की, जिसमें महेंद्र सिंह अध्यक्ष हैं, सुखराम चौधरी भी हैं शायद उसमें, और सुरेश भारद्वाज में, तो ये फिर से कल मिल रहे हैं। लंबे जो है बैठकें, ये 3 बैठकें होगी, कल फिर से बैठक है, तो उस पर देखना होगा क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन अभी जो मसला है वो ये है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री आज थे और दिल्ली में उन्होंने जो है अलग अलग मंत्रालयों में बात करी। उन्होंने जो है नीता जो है लगातार वो बैठकें कर रहे हैं वहां पे। और ये देखिए केंद्रीय सहायता के लिए जो है उन्होंने आज केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से बातचीत करी है। खासतौर से उन्होंने उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है हवाई अड्डा मंडी वाला, ग्रीन एयरफील्ड जिसको नाम दिया गया, उसके लिए विशेष केंद्रीय सहायता मांगी है। इसके अलावा उन्होंने अन्य केंद्रीय योजनाओं में भी जो है ज्यादा से ज्यादा पैसे की मांग करी है। इसके साथ ही वो जो है केंद्रीय विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह से भी मिले हैं और वहां भी उन्होंने जो है खासतौर से स्मार्ट मीटर, पंप भंडारण, ऊर्जा नीति, जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना सहित जो है अन्य मुद्दों पर चर्चा करी है। और इससे पहले जो है वो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया से भी मिले हैं और उन्होंने 50 एम्बुलेंस स्वीकृत करने का जो है अनुरोध किया है एक्स्ट्रा। और इसके अलावा 200 से ज्यादा जो आशा वर्कर्स हैं एनएचयूएम के और गैर एनएचयूएम के तहत 176 और 58 जो है एनएचयूएम जो मिशन है उसके तहत रखने के लिए जो है बात करी है। इसके अलावा उन्होंने रेल लाइन के विस्तार को लेकर जो है केंद्रीय मंत्री जो है रेल के अश्विनी वैष्णव उनके साथ बैठक करी है। और अलग अलग जो है, चाहे वो भानुपल्ली बिलासपुर वाला रेल लाइन है, चाहे बद्दी चंडीगढ़ वाली रेल लाइन है, चाहे जो है अंब से जो हमीरपुर जोगिंदर नगर वाला मामला है, कालाअंब औद्योगिक क्षेत्र से बद्दी अमृतसर कोलकाता गलियारा कर जोड़ने में जो सहायक होगी उसकी बात करिए। शिमला कालका ट्रैक पे भी जो उन्होंने है स्पीड बढ़ाने को लेकर जो है उन्नयन कार्य जो है स्तरोन्नत कार्य करने का जो है उसके लिए पैसे मांगे हैं और उन्होंने कहा कि रेल में कुछ नए कोच भी जोड़े जाने चाहिए और देखना होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन कालका शिमला रूट पर जो है
एक स्टेट ऑफ आर्ट रेल शुरू करने का सुझाव जो स्वयं केंद्रीय मंत्री ने दिया है, तो शायद इसको जो है इसका प्रपोजल मांगा गया, तो इसलिए भी जो है पहले जो बैठक हो रही है उसमें इसको बनाया जा सकता है। तो अभी देखना है क्या बनता है क्या नहीं बनता। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर इस सारे कवायद के दौरान जो है उनके साथ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं जी एनएचएम और दूसरे जो कर्मचारी हैं उनकी जी। आज जो बड़ी खबर है इस वक्त की वो है कि सरकार के जो फैसले आए थे नए पे कमीशन को लेकर, उनके ऊपर जो असंतोष है, चाहे वो 25 जनवरी की घोषणा है उसके बावजूद भी असंतोष है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब कर्मचारी संगठन जो है वो संयुक्त महासंघ जो बना है कर्मचारी का, संयुक्त कर्मचारी महासंघ जो है उसके बैनर तले जुड़ते जा रहे हैं। हालांकि ये अलग बात है कि जब बातचीत की बात आई थी तो इसके नेताओं को जो है सरकार ने नहीं बुलाया था, और सरकार का जो अपना मान्यता प्राप्त संघ है, सरकार के अपने मान्यता प्राप्त संघ जो है हर सरकार में रहते हैं, जो सरकार को सूट करते हैं उनको मान्यता मिलती है, जो नहीं करते उनको नहीं मिलती है। ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ये गोपाल दास वर्मा, मधुकर, उनके समय से ही मामला हो रहा है सारा। दो तीन संगठन बनते हैं और अपनी अपनी जो है अपने अपने हिसाब से मामला चलता है। सरकार को जो सूट करता है उसको थोड़ा सा ऊपर उठा देती है, जो सूट नहीं करता उसको इग्नोर कर देती है। लेकिन इनको इग्नोर किया गया था जी। जो 24 की बैठक हुई थी, 23 की बैठक हुई थी, माफ कीजिएगा, जो ओक्टोबर में हुई थी, उसमें जो है अश्विनी ठाकुर और मामराज पुंडीर और दूसरे साथी उनके थे। लेकिन ये जो संघ है वीरेंद्र चौहान और हीरालाल वर्मा वाला, इसको नहीं बुलाया गया था, जबकि इनके साथ जो है उस समय 25 संगठन थे, अब जो है 10 और जुड़ गए, तो 35 संगठन हो गए हैं। और इन्होंने जो मूल रूप से जो है मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा कि 3% जो डीए की किस्त दी है वो बहुत स्वागत योग्य कदम है, लेकिन 15% का जो विकल्प है वो कोई सूट नहीं कर रहा है, और रिकवरी रोकने में तो ये सहायक होगा लेकिन किसी को इसका लाभ नहीं होगा। खासतौर से जो 2009-14 के बीच के लगे लोग हैं उन्हीं को इससे जो है थोड़ा बहुत लाभ होगा। खासतौर से उनको, उसमें भी उनको जिनके पे बैंड जो है 27/9/2012 की सूचना से 5910 और 20,200 से बढ़ाकर अब 10,300, 34,800 हो गया था। लेकिन 2014 के बाद लगे इस पे बैंड के कर्मचारियों को भी 15% वाला विकल्प जो है वो नुकसानदायक है, उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा और इसका कोई फायदा जो है नहीं होगा, ये उनका कहना था। और ये क्यों नहीं होगा, ये वो इसलिए कह रहे हैं कि जो कर्मचारी पहले से ही 10,300 और 34,800 वाले पे बैंड या इससे अधिक के पे बैंड में हैं, वो 1/10/2012 से उनका जो ग्रे पेड संशोधित हुआ था, उनको 15% वाले विकल्प के पहले की तुलना में उसमें उल्टा नुकसान हो जाएगा। बेसिक में ही 5,000 का नुकसान जो है मोटा मोटी उनको हो जाएगा। और ऐसा हुआ तो कर्मचारी जो पंजाब के हैं उनकी तुलना में बहुत पिछड़ जाएंगे, और यह जाहिर है कि वो 15% वाले विकल्प को नहीं चुन पाएंगे। हालांकि सरकार ने अभी विकल्प दिया नहीं है, सरकार ने कहा है कि हम 15, अब कई इफ्स एंड बट्स आ रहे हैं, सरकार को भी कुछ जो है अभी खुद पता नहीं है कि क्या होना है, इसमें क्या करना है। लेकिन उस मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम एक और विकल्प देंगे, तो विकल्प फिलहाल 3 ही है, 225, 259 और ये 15% वाला। अब क्या नया विकल्प देती है सरकार, ये भी देखना होगा, लेकिन इसका कोई लाभ ज्यादा नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि 2009 से पहले वाले जो कर्मचारी हैं, ये वीरेंद्र चौहान का कहना है, उनको भी 2.59 वाला जो विकल्प है, फैक्टर है, वही सूट करेगा और वे भी 15% को नहीं चुन पाएंगे। तो अधिकांश लोगों को 15% वाला जो विकल्प है उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है, और ये तब तक नहीं मिलेगा जब तक 1/10/2012 से जो संशोधित वेतनमान में 2 साल की शर्त जोड़ दी गई थी, जो रैडर लगा दिया गया था, आपको प्रोवेशन पीरियड कह लें, जो मर्जी कह लें, उसको खत्म नहीं किया जाता, और इसके साथ जो इनिशियल स्टार्ट की जो बहाली है वो नहीं होती, तब तक जो है इसका लाभ जो है नहीं होता है। इसलिए जो हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी संघ है वो सरकार के फैसले से खुश नहीं है, और पंजाब की तर्ज पर अगर संशोधित वेतनमान और इनिशियल स्टार्ट बहाल करने की मांग उनकी है, और अगर वो नहीं किए जाते हैं तो फिर उन्होंने कहा है कि हम 15 दिन का आपको अल्टीमेटम देते हैं और उसके बाद हम जो है हल्ला बोलेंगे सरकार के खिलाफ। तो ये चाह रहे हैं मूल रूप से कि जो 1/10/2011 की तिथि में जो है प्रदान किया गया था, जो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड खत्म किया जाए, पहली बात, और 4/9/14 का टाइम स्केल का जो लाभ है उसकी गणना भी जो है नए वेतनमान निर्धारण में आवश्यक है वो की जाए। तो जाहिर है कि बहुत से कर्मचारी, 35 अगर संगठन है तो जाहिर है कि फिर ये बड़ा संगठन हो गया। अब सरकार इसको मान्यता दे या ना दे, लेकिन अगर 35 संगठन कुछ दिनों के भीतर एक हो गए हैं तो जाहिर है कि इस संगठन को मान्यता जो है वो एक तरह से मिल गई है, और ये इसका मामला जो है बड़ा हो गया है अब। तो अब बात जो है हम करते हैं हमारे उन कर्मचारियों की, एनएचएम वाले कर्मचारियों की, जो आज से उन्होंने आंखें खोलो सरकार अभियान को जो है आधिकारिक रूप से आज से गति देनी शुरू कर दी है। और उन्होंने जो है आज बकायदा जो है
एनएचएम के जो जितने भी लोग हैं 1700 या 2000 के आसपास इनका संख्या बनती है, इसके बीच में इन्होंने आज काले बिल्ले लगाकर काम किया। हमने देखा दिन भर, आपने आपको दिखाया भी था कि ये लोग लगातार अपना काम मुस्तैदी से कर रहे थे, पूरी ईमानदारी से कर रहे थे, लेकिन काले बिल्ले इन्होंने अपने जो है किसी ने चेस्ट पे, किसी ने अपने शोल्डर पे लगाए हुए थे। चाहे वो चंबा से समले उसकी तस्वीरें हों जहां एनएचएम के कर्मचारी जो है स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे थे, सैंपलिंग में थे, इम्यूनाइजेशन में थे, चाहे वो ऊना में हो, चाहे शिमला में हो, चाहे रोडू में, चाहे कांगड़ा या नूरपुर और पांवटा साहिब से, लगातार हमने आपको सारी तस्वीरें सब जगह से दिखाई हैं। लेकिन ये उन्होंने आज से काले बिल्ले लगाकर काम करना शुरू कर दिया है और 3 तारीख को उनकी सांकेतिक हड़ताल है। और उस 3 तारीख की जो हड़ताल है इनकी, इसको लेकर जो है इन्होंने साफ कर दिया है कि अगर उसके बाद भी सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो जाहिर है कि अब तो 3 भी मामला नहीं रह गया, अब तो 31 वाले रह जाएगा। सोमवार तक रहना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए अगर कैबिनेट में इनका इशू आ जाता है। मेन इशू इनका यही है कि ये 2.5 दशक से ये अभी इनको पता ही नहीं है कि ये कब रेगुलर होंगे। कुछ लोग तो रिटायर भी हो गए, कोई इनको जो है नियमित लाभ नहीं मिल रहा, नियमित कर्मचारियों नियम की तरह कोई लाभ नहीं मिल रहा, ना रेगुलर पे बैंड इनको मिल रहा है। तो ये चाहते हैं कि जब तक इनके लिए कोई स्थायी नीति न बने तब तक इनको जो है रेगुलर पे बैंड जो है देना शुरू कर दिया जाए, ये चाह रहे हैं। अदरवाइज अभी क्या है कि इसको लमसम में 20, किसी को 15, जो जिस हिसाब से जिसने मान लिया था उस हिसाब से जो है ज्वाइनिंग कर दी गई थी उनकी। लेकिन असली मामला ये भी आ रहा है कि बीच बीच में इनको ये भी कहा जाता रहा है कि आप तो जी हमारे कर्मचारी नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और इस पूरे मामले में जो है सारी चीजें क्लियर है। 2017 में नोटिफिकेशन भी हो गई थी, उसके बाद 2 जगह पे जो है ये लागू भी हो गया था। ये आईजीएमसी में और टांडा मेडिकल कॉलेज में ये व्यवस्था लागू हो गई थी, लेकिन बाकी लोग जो है अभी भी फंसे हुए हैं। तो ये चाहते हैं कि हमारे लिए कोई रेगुलराइजेशन की जो है प्रॉपर पॉलिसी बनाई जाए और कैबिनेट में इस मैटर को लाया जाए। अभी देखिए, एक इन्होंने मुझे और भेजा है कि 15 अगस्त को राज्य सरकार के द्वारा एनएचएम को सिविल सर्विसेज अवार्ड दिया गया था उत्कृष्ट कार्यों के लिए। और ये 1 नवंबर 2018 को सेकंड प्राइज इन एनपीसीडीसीएस प्रोग्राम में दिया गया, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज और कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक में। 2016-17 और 17-18 के लिए तीसरा पुरस्कार मिला था आईपीडी सर्विसेज इन पब्लिक हेल्थ में। 25 सितंबर 2019 को एनएचएम के कर्मचारियों को जो है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड हिमाचल प्रदेश को मिला था, जिसमें टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन में मिला था ये पुरस्कार, और ये इन्हीं की बदौलत मिला था। इसमें सारे के सारे यही लोग काम कर रहे हैं। तो ये लोग चाह रहे हैं कि पहली और दूसरी डोज देने में भी इनका योगदान है, जिसको लेकर जो है हम लोगों ने पूरे नेशन वाइड अपनी पीठ थपथपाई है कि हम लोगों ने वैक्सीनेशन का जो डोज है पहला, सबसे पहले हिमाचल ने दिया सारे लोगों को, और दूसरा डोज भी सबसे पहले हिमाचल ने दिया, तो उनको ले रहा है। लेकिन जितनी मुस्तैदी से उन्होंने काम किया है, उस मुस्तैदी से अगर सरकार इनके बारे में सोचे तो फिर चाहिए क्या। तो ये भी नाराज है और इन्होंने भी हड़ताल का आह्वान किया है। ये जो है हड़ताल कर देंगे अपनी 3 तारीख को। और इसके अलावा जो है अब एड्स कंट्रोल सोसाइटी वालों का भी जो मामला है वो भी अब थोड़ा सा गर्माता जा रहा है। हालांकि उनकी संख्या कम है, लेकिन उनकी भी स्थितियां इन्हीं की तरह है। वहां भी कोई रेगुलर करने की नीति नहीं है, बस जिस उस पर किया उसी पे रिटायर हो रहे हैं। तो वो भी चाहते हैं कि उनके लिए भी जो है कोई जो है बाकायदा नीति जो है बनाई जाए। और 3 फरवरी को 2 को इनकी हड़ताल है। 3 फरवरी को जो है ग्रामीण पंचायत वेटनरी असिस्टेंट जो पंचायत पशु सहायक हैं, वो भी अपने नियमितीकरण के मामले को लेकर अगर उनकी बात अगली कैबिनेट में नहीं आई तो फिर 3 फरवरी को वो भी हड़ताल करेंगे, सांकेतिक हड़ताल करेंगे और उसके बाद अवकाश करेंगे। बेसिकली सामूहिक अवकाश पे जाएंगे और उसके बाद फिर वो भी जो है क्रमिक अनशन की तैयारी में है। तो मर्ज बढ़ता गया ज्यों दबा की। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आधी अधूरी चीजें करी सरकार ने और आधी अधूरी चीजें जो है वो छोड़ ली। जैसे कि अब देखिए, एक बड़ा उदाहरण देखिए आधी अधूरी चीजों को करने का। आधी चीज दे दी। हमने परसों भी कहा था कि आपने दाल दे दी तो रोटी नहीं दी, जिसको रोटी दी उसको दाल नहीं दी, जिसको दाल दी उसको रोटी नहीं दी। अब कौन खाएगा और क्या खाएगा ये समझ में नहीं आता है। और 25 जनवरी को जैसे वो कांस्टेबल्स वाली घोषणा हुई थी कि इनको जो है हम बाकियों की तरफ पर लाते हैं, मुख्यमंत्री ने कहा, और बाद में एक उदाहरण दिया, बस उस उदाहरण ने गड़बड़ कर दी कि 2015 में जो भर्ती हुए हैं उनको जो है 2020 में वो 3+2 के तहत जो है वो हो जाएगा। लेकिन इसमें 2016 और 17 का बैच तो 2015, 16, 17 का बैच तो निकल रहा है, लेकिन 18 का जो बैच है, इनफैक्ट ये 17 का ही बैच है जो 18 में ज्वाइनिंग होती है। 18 और 19 का बैच जो है उसको प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि 2018 के जो भर्ती कांस्टेबल हैं उनके लिए अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है और उन्हें 5 वर्ष बाद ये लाभ दिए जाते हैं तो कोई लाभ नहीं उनको मिलेगा। उल्टा जो है 2016 के बाद भर्ती जवानों को 1910 जमा 1900 के हिसाब से पे फिक्स होती है, तो वे 2016 के जवानों से
जो है वो 8,000 का नुकसान उनको जो 8,000 नीचे चले जाएंगे पे के मामले में। और 2018 वाले जवानों को अगर 5 साल के बाद ये लाभ देते हैं तो फिर जो है ये 12,000 पीछे चले जाएंगे। तो ये जो है उल्टा इनको जो है नुकसान हो जाएगा। 2018 से 2020 तक की जो भर्ती पुलिस जवानों की है, अभी 20 वाली तो शायद अभी हुई नहीं है, बैच अटका हुआ है वो। 2018 जो 17 में भर्ती हुए थे, 18 में ज्वाइनिंग हुई वो, और 2019 वाले, ये 2 बैच हैं। 2200 के आसपास शायद ये लोग हैं, ये फंसे हुए। तो ये चाहते हैं कि जैसे बाकियों के लिए वैसे हम निकल कर जाए। हमारा 1 साल ज्यादा है, हम 1 साल बाद में है तो 1 साल कम कर दिया जाए, 2+2 दे दिया जाए उनको। लेकिन अब इनको भी 3+2 देंगे तो दिक्कत होगी। वैसे ओवरऑल तमाम कांस्टेबल्स की मांग यही है कि सिंपल इस 3+2 2+2 के बछड़े में ना पड़ा जाए। 2 साल के बाद जैसे बाकी कर्मचारी को रेगुलर करते हैं हमको भी कर दिया जाए, जिसके जब 2 साल पूरे हो गए भर्ती के बाद उस हिसाब से उसको देते जाइए। 15 वाले को 17 में दो, 17 वाले को 19 में दो, और 19 वाले को 21 में दो। ये सारा मामला ही खत्म हो जाएगा जी। लेकिन बात यह है कि ये चीजों को उलझा कौन रहा है, असली मामला यही है। वही बात जिनको सुलझानी है, जिनको सुलझाने की बात कर दी है, वो तथाकथित जो नेता है कर्मचारियों के, वो सरकार की नाराजगी मोल लेना ही नहीं चाहते। उनको सरकार के साथ बैठ के, मुख्यमंत्री के साथ बैठ के फोटो खिंचवाना है और अपने फेसबुक पे अपनी मशहूरी करनी है। लेकिन वास्तव में कर्मचारी नेता तो वो हैं जो कर्मचारियों की तमाम मांगों का समर्थन करें। वो ये ना देखें कि कौन डिपार्टमेंट बड़ा है उसकी मांग पहले रखनी है, कौन डिपार्टमेंट छोटा है उसकी मांग बाद में रखनी है। होना ये चाहिए कि जो डिपार्टमेंट छोटा है उसकी डिमांड पहले जानी चाहिए। अब जैसे पुलिस वाले हमारे भाई हैं, इनकी कोई यूनियन नहीं है तो इनको छोड़ दिया और मामला उलझ गया। मामला मीडिया में भी उठा और हमने अभी मुख्यमंत्री जी से बात करी, मुख्यमंत्री से पुलिस के अफसरों ने भी बात करी अंततः जब कमेटी बनी उसके बाद। तो मामला हुआ क्या कि ले देके वैसे भी पूरा नहीं हुआ। अगर कर्मचारी नेताओं ने इसको शिद्दत से उठाया होता तो ये मामला पूरा सुलझ जाता। लेकिन ये जो आधा अधूरा हुआ इसलिए हुआ क्योंकि कर्मचारी संगठन जिनको सरकार रिकॉग्नाइज कर रही है वो शायद आधे अधूरे मन से काम कर रहे हैं। जो उनको सूट करता है उस हिसाब से सोचते हैं, जो सबको सूट करता है उस हिसाब से नहीं सोचते हैं। हमारी उनसे यही दरियाफ्त है, हमारा किसी से विरोध भाव नहीं है, हमारा किसी से बैर भाव नहीं है। अगर कर्मचारियों के आप नेता हैं तो तमाम कर्मचारियों की बात उठाएं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये 35 संगठन कैसे आ जाते? 35 संगठन एक साइड को नहीं जाते, फिर इतना बड़ा जो स्विंग है ये नहीं होता। तो ये जो है चीजें चली हुई है। और 2018 में भर्ती हुए पुलिस कांस्टेबलों को अगर 2+2 दिया जाता है तो और उसके 2+2 बराबर 4 दिया जाता है और हायर पे सेल में रखा जाता है, तब उनकी फिक्सेशन जो है सही होगी। लेकिन अभी फिक्सेशन में प्रॉब्लम आएगी। 2900 प्लस 1900 ग्रेड पे के हिसाब से एक बार फिक्स अगर पे हो गई तो फिर सैलरी जो है 2015 और 16 बैच के कांस्टेबलों से 8 से 10,000 का नुकसान जो है अगले बैच वालों को होगा जी। 17 ज्वाइंट इन 18 और 19 वाला जो बैच है। तो ये हम माननीय मुख्यमंत्री से इसका आग्रह करते हैं कि ये समस्या अगर हम लगातार उठा रहे हैं तो इसलिए उठा रहे हैं कि मैं तो पुलिस में हूं नहीं, इसलिए उठा रहे हैं कि पुलिस के बहुत से कांस्टेबल दिन में 150-200 लोगों की कॉल आती है, 150-200 लोगों के अलग से जो है मैसेज आते हैं। तो जाहिर है कि अगर इतने लोगों को समस्या है और वो हमारे माध्यम से मांग उठा रहे हैं, हमारे माध्यम से इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आपके यहां जाते हैं तो उनके ऊपर अनुशासनहीनता का आरोप लग जाता है, जबकि ऐसा है नहीं। आपके पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? आपको नहीं सुनाएंगे तो किसको सुनाएंगे? यूनियन उनकी कोई है नहीं, हो नहीं सकती है क्योंकि प्रावधान नहीं है उस तरह का। तो फिर इस तरह से उनको मजबूर नहीं किया जाए और उनको भी जो है उनका न्याय दिया जाए। तो ये सारी बातें थी जी। और जो है ग्राम पंचायत जो पशु सहायक हैं उनका सेम अब टूट रहा है। उनका मैंने बताया कि 3 को वो हड़ताल करेंगे, 2 को जो है एनएचएम वालों की है। तो ये हड़तालें चलेंगी। हालांकि कल से जो है जल रक्षक भी हड़ताल कर रहे हैं, वो भी अपने लिए कोई स्थायी नीति चाहते हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि जो जो स्थायी नीतियां चाहते हैं, जिन जिनका हक बनता है उनको दे दीजिए। ये बीच का मामला मत रखिए जो पहले की सरकार ने रखा। अगर देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा आपसे आग्रह है कि अगर आप ये बार बार कह रहे हैं और हमें अच्छा भी लगता है कि आप कह रहे हैं कि मैं कर्मचारियों के हित में हम हर फैसला करना चाहते हैं। आपने कहा कि हमने 2.25 दिया, हमने 2.59 दिया, और अगर इससे भी कर्मचारी संतुष्ट नहीं है तो हम तीसरा भी विकल्प देने को देते हैं। हालांकि तीसरा विकल्प अभी तक तो 15% का ही था, लेकिन उस 15% के विकल्प को लेकर जो है अधिकांश कर्मचारियों को लगता है कि उनको लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो राइडर है 2 साल का वो, और जो इनिशियल स्टार्ट वाला मामला है, जब तक वो नहीं हल किया जाता तब तक ये चीजें 15% वाला भी लाभ नहीं देता। तो आप जाहिर तौर पर आपने कहा है कि हम उस पर सोचेंगे। तो ये पुलिस वालों वाला मामला जो है इस पर भी सोच लें, और ये पशु सहायक जो पंचायत वाले, इनकी सारी चीजें क्लियर हैं।
जो सरकार ने घोषणा की है उसके अनुसार ये सारी अर्हताएं पूरी करते हैं, ऑल एलिजिबिलिटीज को पूरा करते हैं। और बहुत ज्यादा मामला नहीं है, तो 507 के आसपास ही लोग हैं, इतनी पोस्ट ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो ये कोई बहुत दिक्कत नहीं है। और एनएचएम वालों का जो मामला है, अगर जैसे आज भी आपने केंद्रीय मंत्रालय में जाके जो है आशा वर्कर्स मांगी है, वो भी एक मिशन ही है, अर्बन हेल्थ मिशन वाला जो है उसमें, और गैर अर्बन हेल्थ मिशन में मांगी है। तो अल्टीमेटली आप इनको भी और एड्स कंट्रोल सोसाइटी वालों को मर्ज कीजिए, क्योंकि बाकी जो राज्य है उनमें है, हरियाणा में है, मणिपुर में है, सिक्किम में है, आंध्र प्रदेश में है, बहुत सी जगहों पर इस तरह से हुआ है। ये जो केंद्रीय जो चाहे नैको है चाहे एनएचएम है, ये फंडिंग एजेंसीज हैं। कर्मचारी तो आपके हैं, काम तो आपके यहाँ हो रहा है, शोहरत तो आपको मिल रही है, वैक्सीनेशन में इन्होंने पूरा योगदान दिया, यश आपको मिला, इनका श्रेय जो है वो भी मिलना चाहिए। तो ये इनका जो अब तो आंखें खोलो सरकार अभियान है, आज से ये एक आधिकारिक रूप से गति पकड़ गया है। हम नहीं चाहते कि अभियान बहुत ऊपर जाए, हम चाहते हैं कि उससे पहले ही मामला सेटल हो जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी 31 तारीख की जो आपकी कैबिनेट है, इसमें हम चाहेंगे कि इनके ऊपर कुछ ना कुछ अगर चर्चा हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आग्रह कर सकते हैं और विनम्र आग्रह कर सकते हैं, वो हम लोग कर रहे हैं और वो करते रहेंगे, चाहे वो एनएचएम वालों का मामला हो, चाहे एड्स कंट्रोल सोसाइटी वालों का मामला हो, चाहे दूसरे कर्मचारियों का मामला हो, या फिर पुलिस वालों का मामला हो। पुलिस वाले मामले में हम एक और चीज कहना चाहते हैं कि इनको वो जो 3+2 का वाला मामला तय करते समय जो आपने कहा ना कि बाकी जगह है इस तरह से, तो उसमें ये ना देखें, क्योंकि ये आम कर्मचारियों की तरह नहीं है, ये दिन रात नौकरी करते हैं, 24 घंटे नौकरी करते हैं। आम कर्मचारियों के लिए ये फैसिलिटी है कि दफ्तर है, टीचर्स हैं, स्कूल में है, स्कूल के भीतर बैठ के पढ़ाएंगे, वो स्कूल के कॉम्प्लेक्स में बैठ के पढ़ाएंगे। बाकी कोई डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ में हो, वो अपने दफ्तरों में बैठा है। पुलिस वालों का तो कोई दफ्तर नहीं है जहां कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई वहां ड्यूटी लगती है। कोविड का नाका भी लगना है तो सबसे पहले बाहर से आने वालों की चेकिंग करनी है, तो इनका नाका जंगल में लगता है। तो ये जो है बड़ी विषम परिस्थिति में देते हैं। या तो फिर अगर तो इनकी 10 से 5 वाली ड्यूटी होती तो आपकी चीजें समझ में आ जाती। 10 से 5 की इनकी ड्यूटी नहीं है, इनकी तो 12 से 12 बजे की ड्यूटी है, राउंड दी क्लॉक ड्यूटी है, 24 घंटे की ड्यूटी है इनकी। तो उस लिहाज से जो है इनको जो है अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी जाके सोच के इनको कोई लाभ देना पड़े तो दीजिए। ये आप ही के बच्चे हैं, ये हम सबके भाई बंधु हैं, इनकी आवाज हम उठा रहे हैं, आप सुनिए, बड़ी अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, यश आप ही को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।